नमस्कार दोस्तों, माधव पाल अकेडमी में दीपक सर आप सबके बीच में। आज मैं आप लोगों को 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर के मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर को कंप्लीट यहाँ पे कराऊंगा। यहाँ पे मैं आपको कम से कम 10 कहना चाहिए कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, जो आपके आगामी के जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम होंगे, जो भी फ्यूचर में जो भी एग्ज़ाम होंगे, वो सब में बहुत ही कहना चाहिए भी आईएमपी कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे। तो जो मैं डेटा दूंगा उसको ध्यान से पढ़ना, और मैं आप इतना मेहनत करके आपके लिए डेटा तैयार करता हूँ, इतना मेहनत करके मैं आप लोग बीच चलाता हूँ, इसीलिए इसको बार बार रिवीजन करें। और कृपया प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इसको सबके पास शेयर करें, क्योंकि करंट अफेयर जितना आप शेयर करेंगे उतना लोगों का एक हेल्प होगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में, सारे एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। हालांकि करंट अफेयर को हमको पहले चालू कर देना था, बट मैंने अभी चालू किया है। डेली आपको करंट अफेयर देता हूँ। अगर एक दिन में ना दे पाऊँ तो अगले दिन मैं 2 दूंगा। आज जैसे मैं 21 और 22 दोनों को देने वाला हूँ। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, जितने भी मेरे ऑडियंस हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इसको क्या करें, सबसे पहले आप इसको शेयर करें, और इसको शेयर करने के बाद में स्टूडेंट तक पूरा फैलाएं, ताकि सबका इससे बेनिफिट हो और ये सारे इंपॉर्टेंट डेटा उनको मिल सके। ठीक है, चलिए आज आपको मैं डील कराता हूँ। देखिए 21 अक्टूबर में एक क्वेश्चन अभी ये बन सकता है कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया। तो ये 20 अक्टूबर को मनाया गया, याद रखिएगा 20 अक्टूबर को मनाया गया। और 20 के डाटा को मैं 21 को बताता हूँ, 21 का डाटा मैं 22 को बताता हूँ। ठीक है, भारत सरकार ने किसे रक्षा सचिव के रूप में अभी वर्तमान में नियुक्त किया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अरमाने गिरिधर। ये वर्तमान में हमारे डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये डिफेंस मंत्रालय या देश की रक्षा व्यवस्था के ऊपर बात आ रही है। तो अरमाने गिरिधर को आपको याद रखना है, इसे भारत सरकार ने रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया है। ठीक, शशि थरूर का आप लोग जानते हैं, कांग्रेस के बहुत ही दिग्गज लीडर हैं, और इन्होंने अपनी एक किताब लिखा है। उन किताब को अभी विमोचन किया है अक्टूबर के महीने। उसका नाम है अंबेडकर अलाइव। ठीक है, अंबेडकर अलाइव इनके बुक का नाम है, और इन्होंने कहना चाहिए कि इसमें सामाजिक और राजनैतिक परिदृश्य को समझाया है, और अंबेडकर के द्वारा किए गए सारे योगदान को भी इसमें चर्चा किया है। बस आपको शशि थरूर का याद रखना है, कांग्रेस के लीडर हैं, और इससे क्वेश्चन आता है। हाल ही में अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल किसने जीता? वो जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो साजन भनवाल साहब ने। साजन भनवाल जो है अंडर 23 के एज में वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने, और इनका नाम क्या है? साजन भनवाल नाम है इनका। किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए, किसके लिए? तो गिद्धों के संरक्षण का पैनल अभी गठित किया। तो तमिलनाडु की सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया, और गिद्धों के संरक्षण से ही कहना चाहिए कि प्रकृति में जितने भी कहना चाहिए कि जो बीमारी फैल रही है, या जितने भी मतलब कच्चे मांस इत्यादि के द्वारा जो कहना चाहिए किड़वन प्रकृति के द्वारा वहाँ पे आसपास में पॉल्यूशन फैल रहा है, तो गिद्ध क्या करते हैं? उसका सेवन करते हैं, तो इससे पर्यावरण का संरक्षण भी हो जाता है। और कहना चाहिए कि गिद्धों का संरक्षण के लिए कानून भी बनाया गया है। इसीलिए वर्तमान में तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों की स्थिति को देखते हुए, विलुप्त जो हो रहे हैं इन लोग, तो उनकी प्रजाति को संरक्षण करने के लिए गिद्धों के संरक्षण का एक पैनल गठित किया है। इसमें जितने भी मेंबर हैं वो सभी मेंबर कहना चाहिए कि इस वन और पर्यावरण मंत्रालय की विशेष योगदान और जानकार रखने वाले मेंबर हैं, और उनके मार्गदर्शन पे अब गिद्धों का संरक्षण किया जाएगा। क्लियर है? अब देखिए पांचवा विश्व मतलब 5वें नंबर का, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ होगा? ये गेम के ऊपर है, इसीलिए ये मध्य प्रदेश में होगा। ये कितने नंबर का है? तो 5वें नंबर का है। 5वां यूथ मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी बोलते हैं, या 5वां यूथ खेलो इंडिया गेम बोलते हैं। तो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश में होगा। इसमें सारे कहना चाहिए इंडिया के यूथ को इसमें इन्वाइट किया जाता है, और जो अलग अलग स्टेट से इसमें क्वालिफाई होते हैं उनको यहाँ पे मौका दिया जाता है। तो आप बिल्कुल मध्य प्रदेश के नाम को याद रखेंगे, मध्य प्रदेश को, और देखेंगे कि अभी क्लीनेस्ट सिटी में इनका नाम आया था। बिल्कुल इस हिसाब से इसको देखना है, और आपको हमेशा उन चीज़ों को ध्यान रखना है जो उस राज्य से घटित घटनाएं हैं, उसको रिवीजन करना है, क्योंकि मध्य प्रदेश से संबंधित मैं बहुत सारे फैक्ट बताया हूँ, सम्मेलन और इत्यादि को चीज़ को बताया हूँ।
अगला देखना है, प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जन उर्वरक योजना प्रारंभ किया। अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि ये उर्वरक मतलब फर्टिलाइज़र की बात है अर्थात किसानों से संबंधित है, तो मोदी साहब ने क्या किया, किसानों के कल्याण के लिए एक उर्वरक योजना लाया, पीएम जन योजना लाया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है और इन चीज़ों के आधार पे ही आपको काम करना है, ठीक है? तो इस बात के आधार पे आपको इसको नोट करना है और इस पे काम करना है, ठीक है? एक बात और आपको याद रखना है, अब देखिए मोदी साहब के बारे में बात आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि पहले आप इसको, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मोदी की बात आ रहा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे मोदी जी के बारे में कि मोदी जी जो है हमारे पीएम हैं इंडिया के, तो ये किस क्रम के पीएम हैं, आप इसको होमवर्क में शामिल करेंगे, देखेंगे इनका क्रम क्या है, इनका नंबर क्या है, ठीक है, ये देखेंगे। दूसरा, इनका संसदीय क्षेत्र देखेंगे कि ये कहाँ से चुनाव जीत के आए हैं। आपको इस चीज़ को कमेंट करके बताना है बेटा कि एक तो आपको नेट में इनका देखना है, होमवर्क करना है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है किस क्रम के हैं, दूसरा इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है। आप याद रखना क्योंकि ये भारत के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में से एक हैं, ठीक है, इसीलिए आपको इस चीज़ को देखना है। अब देखना है, जन उर्वरक योजना है तो किसानों के हित में करने के लिए इसको लाया गया था। दूसरा, अभी एक बात आ रहा है हर घर जल योजना, तो हर घर जल प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना गोवा। अर्थात गोवा का एक घोषणा यह है कि इनका कहना है कि ये हर घर में जल पहुंचा चुके हैं, हर घर नल, हर घर जल, ये हर घर जल प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला या प्रमाणन प्राप्त करने वाला या प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला सर्टिफाइड कहना चाहिए पहला राज्य बन गया जिन्होंने अपने 100% पॉपुलेशन को कंट्रोल करके उस जगह पे क्या किया, 100% अपने पब्लिक को जल की सुरक्षा का कहना चाहिए कि यहाँ पे वो दावा किया था और उसको पूरा किया। तो गोवा सरकार का आपको इस चीज़ को याद रखना है, क्लियर है। अब देखिए निर्मला सीतारमण का बात आ रहा है यहाँ पे। निर्मला सीतारमण ने गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, किसका, राष्ट्रीय सीमा शुल्क प्लस जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो आपको एक बात याद रखना है कि निर्मला सीतारमण कौन है। पहले तो आप देखेंगे ये कौन है और आप इसको कमेंट करके बताएं कि निर्मला सीतारमण जो है वर्तमान में किस मंत्रालय को संभाल रही है और वो कौन है, अर्थात क्या वो राज्यसभा से आई है या क्या वो, उनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है। आपको इस चीज़ को होमवर्क करना है बेटा, क्योंकि भारत की इतनी बड़ी मंत्रालय को निर्मला सीतारमण हैंडल कर रही है और उन्होंने गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय, एक प्रकार का म्यूजियम समझ लो जीएसटी और सीमा शुल्क संबंधित, तो संग्रहालय का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया, तो गोवा में किया। क्लियर है, इस बात को आपको याद रखना है ना। तो आप जितना मेहनत करेंगे, जितना याद करेंगे, उतना आप बेहतर कर पाएंगे, ठीक, इस बात को याद रखें और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इनका क्या मंत्रालय इनके हाथ में है। अब देखिए वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वें नंबर का संस्करण कहाँ आयोजित हुआ, तो मुंबई में हुआ। इसमें एकदम अंदर मत घुसिए, इस क्वेश्चन को शायद ही पूछेगा, लेकिन अगर पूछ दिया कि वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का संस्करण, तो 14 संस्करण कहाँ आयोजित हुआ, तो मुंबई हुआ। बस इतना देख लीजिए। एक बात याद रखना, स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन हैं और उनका नाम क्या है। तो स्वीडन के नए प्रधानमंत्री जो है उल्फ क्रिस्टर्सन बने। कौन बने, क्रिस्टर्सन। किसी देश का पीएम का चेंज हो जाना या किसी देश के प्रेसिडेंट का चेंज हो जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा मैटर होता है। इसीलिए स्वीडन के जो नए प्रधानमंत्री हैं उल्फ क्रिस्टर्सन हैं। और आपको ये नाम याद रखना है क्योंकि कभी भी पूछ सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो होता है वो आंतरिक और वैदेशिक शक्ति का प्रमुख सत्ता होता है, प्रमुख केंद्र होता है। इसलिए आपको इस प्राइम मिनिस्टर के नाम को याद रखना होगा। ये टोटल आपके 21 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गए, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हो गए। अब मैं आपको क्या करूँगा, इसी क्लास में, इसी वीडियो में 22 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट करंट को डील करूँगा, जिसमें ऐसे ही एरोबद्ध कहना चाहिए कि कम से कम 10 से 12 करंट अफेयर उसमें भी आपको डील कराऊँगा। और यकीन करें ये सारे करंट अफेयर बहुत मेहनत से आपके लिए तैयार किया गया है और ये सारे करंट अफेयर कहीं ना कहीं आपको काम आएगा और इससे बहुत कुछ आप सीखेंगे, बहुत कुछ देखेंगे, ठीक है। तो उस पर भी आपको आगे बढ़ना है, उस पर भी आगे आपको काम करना है।
और जो मैं बता रहा हूँ करंट अफेयर आपको रिवीजन भी करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया और आपने सुन लिया फिर आप छोड़ दिए, ये काम नहीं करना है। ठीक है, अब देखेंगे हम 22 अक्टूबर के करंट अफेयर। कब के? तो 22 अक्टूबर के। हाल ही में 1 महीने लंबे काशी तमिल संगम, ठीक है क्या? तो काशी तमिल संगम, इसका कहना चाहिए कि आयोजन कहाँ होगा? तो काशी तमिल संगम का आयोजन होगा वाराणसी में। कहाँ होगा? एक एक महीने लंबे चलने वाला ये काशी तमिल संगम है और इसका आयोजन कहाँ होता है? वाराणसी में है। और ये कहना चाहिए कि हिंदू धर्म के एक संस्कृतियों का प्रचारक है और ये कला और संस्कृति का भी प्रश्न बनता है। इसलिए आप बिल्कुल इस बात को याद रखें कि 1 महीने चलने वाले काशी तमिल संगम का आयोजन जो है वाराणसी में होगा। अगला, नासा ने ऑस्ट्रेलिया के स्पेस पोर्ट से पहला रॉकेट लॉन्च किया। अगर आपसे पूछा जाए कि किसके द्वारा ऑस्ट्रेलिया के स्पेस पोर्ट से, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के कहना चाहिए कि जिस स्थान से स्पेस रॉकेट लॉन्च किया जाता है उस जगह को स्पेस पोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो उस जगह से पहला रॉकेट लॉन्च करने वाला कौन है? तो नासा है, याद रखना। नासा का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि नासा का फुल फॉर्म क्या होता है और नासा की स्थापना कब हुआ था, ये आप मुझे पॉइंट करके बताएं। और इसी जगह पे आप स्टार बना करके इसके फुल फॉर्म को नोट कर लें। जैसे इसरो का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये हमारे इंडिया का है, और आपको नासा का भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक। और इसरो का भी स्थापना आपको पता होना चाहिए और नासा का भी स्थापना पता होना चाहिए। अब देखिए, ये एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन है क्योंकि ये महिलाओं की स्वतंत्रता पे बहुत ज़बरदस्त मतलब ये बात आएगी और इस चीज़ को कहना चाहिए कि हमारा ये हेल्प करेगा। तो फ़ातिमा पेमान, क्या नाम है? फ़ातिमा पेमान ऑस्ट्रेलिया संसद में, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के संसद में हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी। अब तक होता क्या था कि वहाँ हिजाब पहन करके उस संसद में किसी ने कहना चाहिए कि भाषण या किसी ने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया था, लेकिन फ़ातिमा पेमान जो है वो ऑस्ट्रेलिया की सांसद है और उन्होंने संसद भवन में हिजाब पहन करके वो पहली महिला मतलब मुस्लिम महिला के रूप में अपना नाम, अपनी ख्याति हासिल कर चुकी है। तो संसद में उन्होंने हिजाब पहन करके भाषण दिया और ये अपने आप में ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा मतलब एक इतिहास हो गया, क्योंकि वहाँ पे वैसी अभी तक स्थिति देखी ही नहीं गई थी कि किसी महिला के द्वारा हिजाब पहन करके स्पीच दिया गया हो। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा। अगर आपसे पूछा जाए कि किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा पौधा देखने को मिला, या किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा, या आपसे पूछा जाए कि किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा, तो आपको आंसर क्या लेना है? आपको ऑस्ट्रेलिया लेना है। ध्यान रखिए, मैं इतने मेहनत करके आपके लिए डेटा कलेक्ट करता हूँ, हर दिन आपको डेटा देता हूँ। अगर आप इसे शेयर नहीं करेंगे, अगर आप इसे अपने स्टेटस में नहीं लगाएंगे, तो मेरा मोटिवेशन नहीं बढ़ पाएगा। फिर मैं जो कंटिन्यू आपके लिए क्लासेस ले रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए तब मेहनत करके तैयार कर रहा हूँ, डेटा दे रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आने वाले एकदम VVIMP है, तो वो सारा चीज़ों पर मेरा मनोबल कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए मेरे मनोबल का सपोर्ट करें और सभी से मैं रिक्वेस्ट करते हूँ अपने व्हाट्सअप के स्टेटस में प्लीज़ इसे रखें और अपने सारे जितने भी ग्रुप है उसमें शेयर करें। मैं देखता हूँ कि कौन कौन अपने स्टेटस में रख रहा है, कौन कौन नहीं रख रहा है, और जो रख रहा है उसके लिए मेरा विशेष आभार है। और आज मैं इस मुकाम पे जहाँ पे भी पहुँचा हूँ सिर्फ उन्हीं ऑडियंस के दम पे पहुँचा हूँ जो अपने व्हाट्सअप पे स्टेटस रखते हैं। और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ जो मेरे भाई बहन लोग, मेरे जो एस्पिरेंट लोग, मेरे दोस्त लोग जो नहीं रखते थे वो अब भी रखें, मुझे खुशी होगी। क्योंकि जब आप रखते हो तो आप मेरा मोटिवेशन बढ़ाते हैं, मेरा मनोबल बढ़ाते हैं। इसलिए आप रखेंगे तो मेरा बहुत मनोबल बढ़ेगा और मैं और अच्छे से काम कर पाऊँगा, ठीक है? इसलिए आपसे विनती है। अब देखिए, हरून रिपोर्ट के अनुसार वह कौन-सा रिपोर्ट है जिसके अनुसार भारत का सबसे उदार व्यक्ति का घोषणा हुआ है? भारत का सबसे उदार व्यक्ति किसे कहा गया है? ठीक है, तो वो चीज़ें आपको याद रखना है। शिव नादर को भारत का सबसे उदार व्यक्ति घोषित किया गया है और ये रिपोर्ट किसकी है?
तो हरून रिपोर्ट के अनुसार शिव नादर साहब को भारत का सबसे लिबरल या भारत का सबसे सीधा साधा उदार व्यक्ति घोषित किया गया है। आगे, भारत में पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया गया। किसके द्वारा किया गया भारत में पहला ग्रीन डेटा सेंटर? ग्रीन डेटा सेंटर का मतलब वो होता है वह डेटा सेंटर जो डिजिटली या इलेक्ट्रॉनिकली मतलब उसका कम मतलब इफेक्ट रहता है, मतलब उसका पर्यावरण पे कोई हानि ना हो, उसी को कहते हैं ग्रीन डेटा सेंटर। ठीक है। ये किसके द्वारा लॉन्च हुआ? तो फ़ोन पे के द्वारा। जो फ़ोन पे कंपनी है, फ़ोन पे में जो आप ट्रांजेक्शन करते हैं, एक नंबर से दूसरे नंबर पे कलेक्ट करते हैं और आप क्या करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं। ठीक है। आजकल तो इसमें इंश्योरेंस भी हो जाता है फ़ोन पे से, बहुत सारी चीज़ होती है, रिचार्ज विचार्ज, डीटीएच, मोबाइल, सब चीज़। तो ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च करने वाला भारत में पहला संस्था जो है वो है फ़ोन पे। फ़ोन पे ही ने ग्रीन डेटा सेंटर भारत में लॉन्च किया और सबसे पहले किया, जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, इनका मेन उद्देश्य था। अगला देखिए, हाल ही में इसरो के आदित्य एल 1 मिशन, कौन सा? आदित्य एल 1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक किसे नामित किया गया? तो इसका आंसर होगा शंकर सुब्रमण्यम साहब को। किसको? शंकर सुब्रमण्यम साहब को इसरो के आदित्य एल 1 मिशन के प्रधान या चीफ साइंटिस्ट, ठीक है, चीफ साइंटिस्ट या जो मुख्य वैज्ञानिक है वो लॉन्च किया, उसका नाम है शंकर सुब्रमण्यम। तो मुझे आप सबसे पहले इसरो का सबसे पहले फुल फॉर्म कमेंट करके बताओ। दूसरा, आप मुझे इसका स्थापना कब हुआ उसको बताओ कि 90 कौन सा है, मैं तो जानता हूँ बट मैं आपको दे रहा हूँ कि इसका स्थापना कब हुआ, आप मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल पे जाओ, थोड़ा मेहनत करो और वहाँ से आप डेटा कलेक्ट करो और वहाँ से देखो कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है। इसरो के 3 काम करना है। पहले आपको फुल फॉर्म बताना है, दूसरा स्थापना वर्ष बताना है, तीसरा अभी वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है, आपको उसके चेयरपर्सन को बताना है, मुख्य मतलब अध्यक्ष कौन है आपको वो चीज़ बताना है। तब आप इस पे काम करोगे और आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, इतना हो गया। फिर गिनीज बुक ने सप्ताह का सबसे खराब दिवस किसे घोषित किया है? तो मंडे को या सोमवार के दिन को सबसे खराब गिनीज बुक ऑफ जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसका सबसे खराब दिन। इस दिन क्या होता है, व्यक्ति अपने दिनचर्या से फिर से जुड़ जाता है। संडे उंडे जो होता है, सैटरडे संडे के छुट्टी के बाद आदमी मंडे में बिजी हो जाता है, तो एक तो उसका पूरा पॉल्यूशन का इफेक्ट दिखता है, प्लस आदमी हैरस हो जाता है, और दूसरा क्या, फैमिली डिस्टर्बेंस हो जाता है, बच्चों का काम, घर के फैमिली मेम्बर्स का काम, महिलाओं का काम पूरा बढ़ जाता है। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने हमारे सप्ताह के 7 दिन में एक दिन को, मंडे को, सबसे खराब दिवस का खिताब दिया है, सबसे खराब दिवस के रूप में सेलेक्ट किया है। अब ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इतना बड़ा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड सेंटर है उनके द्वारा दिया गया डेटा है, इसलिए आपको दिमाग में इस चीज़ को रखना है। पूछे ना पूछे ये अलग बात है। ठीक है। अगली पीढ़ी की मतलब नेक्स्ट जनरेशन की अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया? तो हमारे भारत सरकार के डिफेंस मंत्रालय के द्वारा, समझ लो, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन की जो पीढ़ी की अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल आएगी, या अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल का ही कहना चाहिए कि अपग्रेडेड जो वर्जन है, जिसको अगली पीढ़ी का, नेक्स्ट जनरेशन का अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है, उसका सफल परीक्षण कहाँ किया? उड़ीसा में किया गया। याद रखना, ये क्वेश्चन डिफेंस का और रक्षा मंत्रालय का क्वेश्चन है और ये देश की सुरक्षा से संबंधित है। इसका चांसेस बहुत ज़्यादा बनता है बेटा कि इसका क्वेश्चन पूछा जाए। तो कहाँ पे सफल परीक्षण किया? तो उड़ीसा में किया गया। ठीक। एक और क्वेश्चन बनता है आपका कि हाल ही में जियो के द्वारा, जो जियो कंपनी, जो मोबाइल आप चलाते हो, जियो ने हाई स्पीड 5G के लिए किसके साथ साझेदारी किया? तो जियो ने हाई स्पीड के 5G के लिए नोकिया के साथ में साझेदारी किया और इनके साथ में AMU साइन हुआ है। तो हाल ही में जियो ने हाई स्पीड 5G के लिए किसके साथ साझेदारी किया? तो नोकिया के साथ में साझेदारी किया। याद रखना आपको कि जियो ने नोकिया स्मार्टफोन जो कंपनी है इसके द्वारा साथ में साझेदारी किया और जियो के स्पीड पे काम करने के लिए एक EMU हस्ताक्षर किया। क्लियर?
एक क्वेश्चन बनता है आईआईटी मद्रास के ऊपर। किसके ऊपर? तो आईआईटी मद्रास के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन है। आईआईटी मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से संस्थान के द्वारा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता, आप उसका आंसर आईआईटी मद्रास लेना। हालांकि वहाँ पे आईआईटी बेंगलोर, आईआईटी बॉम्बे ये सारे विकल्प रहेंगे, आईआईटी मद्रास या आईआईटी खड़गपुर सब रहेगा, लेकिन आपको आईआईटी मद्रास याद करना, क्योंकि इसे राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा के रूप में जाना जा रहा है और उसी का पुरस्कार इसको अभी वर्तमान में दिया गया है। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है कि बौद्धिक स्तर पर इसको बौद्धिक संपदा पुरस्कार मिल रहा है आईआईटी मद्रास को। एक लास्ट क्वेश्चन इससे आप याद रखना कि पीएम मोदी ने, किसने? पीएम मोदी ने कितने करोड़ का? तो 3400 करोड़ से भी अधिक का एक प्रोजेक्ट प्रारंभ किया। कहाँ किया? तो उत्तराखंड में किया। और किस महीने में किया? तो अक्टूबर के महीने में किया। अक्टूबर के महीने में पीएम मोदी ने 3400 करोड़ से अधिक का प्रोजेक्ट प्रारंभ किया। कहाँ पे किया? तो उत्तराखंड में किया। और इसके वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? किसके? उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत हैं। कौन है? ऋषभ पंत हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ऋषभ पंत जो है वो कौन है। आप ऋषभ पंत को क्या जानते हो? क्या वो क्रिकेट प्लेयर है? क्या वो कुछ और पर्सनालिटी है? तो आप मुझे बताएं कि आप जो ऋषभ पंत के बारे में जानते हो, ऋषभ पंत कौन है, ये सारे कमेंट आपको करना है। अगर आप कमेंट करते हो तो होता क्या है कि आपसे चीज़ें बनती है। आप इन फ्यूचर क्लासेस जब देखते हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हो, सीधा आपके माइंड से लिंकअप हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको कमेंट करके बताना है। एक और क्वेश्चन है वर्तमान में कि हाल ही में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये भी उत्तराखंड के देहरादून में हुआ। कहाँ पे हुआ? देहरादून में। तो हाल ही में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन था और ये कहना चाहिए कि देहरादून में घटित हुआ। देहरादून में ही इस सम्मेलन का आयोजित हुआ और कहना चाहिए कि देहरादून को किस चीज़ के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो आपको मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको करना है। फूलों की घाटी, ठीक, फूलों की घाटी किसे कहते हैं? अगर आप लोगों को पता होगा तो ठीक है, नहीं पता तो आप पता करें, और ज़्यादा दिक्कत होगा तो मैं बताऊंगा। तो इसमें क्या होगा? फूलों की घाटी किसे कहते हैं? इंडिया में किसे हम फूलों की घाटी कहते हैं? ठीक है, फ्लावर्स वैली किसे कहते हैं? ठीक है, तो विच प्लेस इज कॉल्ड अ फ्लावर्स वैली। आप मुझे बताएं फूलों की घाटी किसे कहते हैं? इसका संबंध जो है आपके उत्तराखंड से है, तो आप मुझे बताएं इसका आंसर पता करके। तो हाल ही में आकाश फॉर लाइफ ये अंतरिक्ष सम्मेलन हुआ। अब देखो बच्चों, मैं आपके लिए इतना मेहनत करके इतने सारे डेटा तैयार करता हूँ, इतने मेहनत करके कंटेंट रेडी करता हूँ, 21 अक्टूबर का, 22 अक्टूबर का, एक एक दिन का। तो आपसे मैं इतना विनती करता हूँ, आपसे क्या रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने व्हाट्सएप ऐप के स्टेटस में इसे रखें और मेरा मनोबल बढ़ाएं। क्योंकि जब मैं आपके व्हाट्सएप में इसका स्टेटस मैं देखता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। आपके थ्रू ना जाने कितने बच्चों को, सैकड़ों बच्चों को इसका लाभ होता है और सारे बच्चे सब करंट अफेयर पढ़ पाते हैं। तो आप अपने स्टेटस में रखें और मैं देखता हूँ कि कौन कौन रख रहा है, कौन कौन नहीं रख रहा है। अगर आप रखते हैं तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत मनोबल बढ़ता है मेरा, और मैं आपके लिए ऐसे क्लासेस फ्यूचर में ले सकूँ। इसलिए मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं। और हाँ, माधव पहल अकेडमी का फुल लेंथ अभी पेड कोर्सेज चल रहा है। आपको फुल लेंथ पेड कोर्स अगर ज्वाइन करना है, अगर आप ज्वाइन करने के इंटरेस्टेड हो गए, जिसमें आप CGPSC, CG व्यापम और कहना चाहिए कि टीचर का, या कहना चाहिए कि कोई और कोर्स का अगर आप करना चाहते हो, तो अभी मैं आपके लिए CGPSC प्लस CG व्यापम ये दोनों कम्बो कोर्स को कम से कम रेट में दे रहा हूँ। और खाली आपको व्यापम करना है प्लस हॉस्टल वार्डन, ये दोनों करना है तो इसका भी अलग कोर्स है, इसका भी अलग पैकेज है। अगर आपको टीचर जॉब करना है या आपको असिस्टेंट टीचर करना है, तो घर बैठे टॉपिक वाइज तैयारी करना है। एक एप्लीकेशन दिया जाएगा प्ले स्टोर से, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल रहेगा एप्लीकेशन का। आप वहाँ से क्या करो, पूरा डाउनलोड करो, और डाउनलोड करने के बाद में वहाँ पर आप प्ले स्टोर में माधव पहल अकेडमी करके आप
डाउनलोड करो माधवपाल एकेडमी करके, या हमारे लिंक में जो हमने लिंक में प्रोवाइड कराया है आप वहाँ से भी माधवपाल एकेडमी डाउनलोड कर सकते हो और अपने पसंद का कोर्स आप वहाँ से परचेज करके क्वालिटी एजुकेशन कर सकते हो। और क्वालिटी एजुकेशन कैसे समझ आएगा आपको, तो आप क्या करो, यूट्यूब में हमने बहुत सारे फ्री क्लासेस डाल के रखे हैं। यूट्यूब से आप देखो कि आपको मेरा टीचिंग स्किल कैसा लगता है, क्योंकि सारा जो खेल होता है वो स्किल का होता है। स्किल के अलावा एक चीज़ होता है एक्सपीरियंस, आपके अनुभव और आपके कौशल पे डिपेंड करता है कि आप कैसे किसी चीज़ को पढ़ाते हो। और मेरा कंटिन्यू 8 साल का टीचिंग स्किल है। मैंने अभी तक 10 सरकारी नौकरी निकाल लिया, जिसमें टेट, वेट, एजी, 5-5 पीएससी मेंस, एक इंटरव्यू, रेलवे, ग्रुप डी 2 बार, सीजीएल, एसएससी, असिस्टेंट ग्रेड 3, हॉस्टल अधीक्षक और आपका हॉस्टल वार्डन, मतलब वही होता है। और एक होता है आपका एसएससी सीजीएल मेन, है ना, टीटी, ये सब एग्ज़ाम मैंने निकाला है। अभी वर्तमान में भारतीय रेलवे में एक अच्छे पोस्ट पे पोस्टेड हूँ मैं, और आपको पूरे मेहनत के साथ अच्छे क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ, जिसमें बहुत ही कम समय पे बहुत सारे युवाओं ने मुझ पे भरोसा किया और मुझसे क्लास लिया। इसलिए आप भी बेफिक्र होकर के कहना चाहिए कि क्लास ज्वाइन करें और क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करें, क्योंकि यहाँ जो मेरा मंशा है वो केवल पैसा कमाने नहीं है। मेरा मंशा है कि मैं कम से कम फ़ी में आपको कम्बो कोर्स दे सकूं, मतलब सीजीपीएससी के साथ साथ में मैं आपको व्यापम दूं, फिर मैं हॉस्टल अधीक्षक दूं, प्लस मैं आप लोगों के लिए जो इकोनॉमिक सर्वे का बुक लिखा हूं उसको भी मैं दूं। हैंड में नोट्स है, 400 पेज के बुक को मैं क्या किया हूँ, सिर्फ 20 पेज में ख़त्म कर दिया हूँ लिख के। सोचो कैसे डिज़ाइन किया हूँगा, और उससे ही आएगा पूरा क्वेश्चन, ये भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या करो, अपना पूरा 100% एफर्ट दो, जुड़ जाओ। आपने इतने दिन खुद के तैयारी में दिया, मुझे सिर्फ 6 महीने 1 साल दो, एक बार शिद्दत के साथ 1 साल मुझे भी दो। आपने 3 साल तो अपना खुद तैयारी में लगाया, एक बार 1 साल मुझे दो और मेरे को कम से कम समझो कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। आप मेरा टीचिंग स्किल देखो, अगर आपको अच्छा लगे टीचिंग स्किल तभी आप ज्वाइन करो, क्योंकि सारा जो खेल होता है टीचिंग में, सारा खेल होता है स्किल का। मैं बार बार समझा रहा हूँ, आपके टीचर को आप जानो जो आपको पढ़ाएगा, ये नहीं कि डेमो दे के भाग गया, वो नहीं। पहले स्किल को देखो और उसका एक्सपीरियंस देखो, कितना उसने मेंस लिखा, कितना उन्होंने एग्ज़ाम निकाला और कितने दिन से वे पढ़ा रहे हैं। ये एक अनसक्सेसफुल पर्सन भी अच्छा टीचर बन सकता है, परंतु उसमें अच्छी स्किल होना चाहिए कि वो बच्चों को क्या कर सके, अंडरस्टूड कर सके, बच्चों को समझा सके। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि केवल सफल व्यक्ति से ही आप पढ़ो, आप असफल व्यक्ति जो हैं उनसे भी मार्गदर्शन ले सकते हो, लेकिन उसके पास ये स्किल होना चाहिए और ये एक्सपीरियंसेस होना चाहिए। जब ये दोनों प्लस होता है, तब दोनों मिलता है, तब होता है हमारे हाथ में विक्ट्री, तब हमारे हाथ में विक्ट्री होता है, सफलता होता है। इसलिए दोस्तों, आप सबका धन्यवाद जिन्होंने हमेशा मेरे कंटेंट को अपने व्हाट्सएप में शेयर किया, ग्रुप में शेयर किया। आगे भी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे कंटेंट को व्हाट्सएप में, ग्रुप में, सब जगह शेयर करेंगे, तभी मैं इतना समय दे पाऊँगा, तभी मैं आपके लिए तब मेहनत कर पाऊँगा। ठीक है, जय छत्तीसगढ़ महतारी। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।